हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो मेरा नाम है आकाश गुप्ता और मैं आया हूं आपको पढ़ाने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आपके सीएमए इंटर के सेकंड ग्रुप के अंदर सिलेबस के अंदर आता है। ठीक है जी। तो सर आप पूछेंगे, सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है जी। तो आप अपने ग्रुप 1 की जब जर्नी कर रहे थे उसके अंदर आपने कोर्स पढ़ा है कॉस्ट अकाउंटिंग का। एक बार अपने बारे में सोचिए, आप किस जर्नी में हैं। आप फाइनली अपने नाम के आगे CMA लगाना चाहते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के लिए तो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ ली ग्रुप 1 के अंदर। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या? मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने के लिए आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी इन ग्रुप नंबर 2। ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये कॉस्टिंग का ही एडवांस लेवल है। ठीक है। इसके अंदर कुछ तो पोर्शन ऐसा है जो कॉस्टिंग के अंदर आप पढ़ चुके, वो आप यहां पे वापस पढ़ेंगे। इनफैक्ट कुछ एडवांस लेवल पे ही पढ़ेंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स और हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो रिक्वायर्ड होंगे उसके लिए भी आपको यहां पे बता के चलेंगे। ठीक है। तो ये कॉस्टिंग का ही एडवांस वर्जन है जहां हमें डिसीजन मेकिंग बनानी पड़ती है। ठीक है। यहां बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल होता है। सिर्फ सीधा सीधा कॉस्टिंग या कॉस्ट के आपके स्टेटमेंट्स बनाने से तक बात नहीं बनेगी। आपसे पूछा जाएगा कि आपकी राय क्या है। अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन है तो उसके अंदर आप किस तरीके से इसकी कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं कॉस्ट को, और आपकी राय क्या है कि इसके अंदर और क्या होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग जहां इन्वॉल्व हो जाती है कॉस्टिंग में, उसे कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। चलिए, ये रहा आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल। ठीक है। और हम लोग थोड़ी नजर डालते हैं कि किस तरीके से आपका जो कोर्स है वो कंटिन्यू करेगा, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, क्या क्या वेटेज रहेगी आपके पेपर में। तो इसके बारे में एक ब्रेकअप आपको यहां पे दे रखा है। चलिए नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, राइट। 100 मार्क्स का एग्जाम होने के बाद में आप सिचुएशन समझिए, आपको 100 मार्क्स का पेपर जो अटेम्प्ट करना है, इसमें 70 मार्क्स जो होते हैं ये तो होते हैं क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट। और 30% जो होते हैं 30 मार्क्स, इसके आपको मिलते हैं MCQ या शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस। चलिए, तो बेसिकली ये आपका ब्रेकअप होता है। पर पेपर जो आपका 100 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है, ये आपको पेपर 100 मार्क्स का नहीं मिलता, ये मिलता है 128 मार्क्स का। सर वो कैसे? समझाता हूं। देखिए जी, आपको करने हैं क्या, 30 मार्क्स के MCQ, राइट। तो 30 मार्क्स के MCQ करने के बाद में आपके पास बचते हैं 70 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस करने को। 70 को 5 में डिवाइड करें तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, करेक्ट। एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का, तो आपको कितने करने हैं, ये 5 करने हैं। बट आपको जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 7 क्वेश्चंस का आता है फॉर 14 मार्क्स क्वेश्चंस। इनमें से आप कोई भी 5 कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास बेसिकली 100 मार्क्स का तो ये हो गया, और दो 14 मार्क्स के क्वेश्चन और आ जाते हैं, तो आपके पास में आते हैं 128 मार्क्स का पेपर। समझ में आई बात? 128 मार्क्स का। अब उस 128 मार्क्स में से ये आपको ब्रेकअप दे रखा है कि किस तरीके से कितने मार्क्स 128 में से आपको डिफरेंट टॉपिक से मिलेंगे। आइए नजर डालते हैं कौन कितने तरीके के क्वेश्चंस लेके आ सकता है हमारे कोर्स में। ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये होल्ड करता है 5% की वेटेज। तो जी ये आपका जो है थ्योरी पार्ट, आपके जो वेटेज है 5% की 128 मार्क्स में से, तो ये आपका तकरीबन उसमें से 5% का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से। ये समझिए कि थ्योरी है ना। मेजॉरिटी ऑफ द जो चैप्टर है आपके, मेजॉरिटी ऑफ द जो सब्जेक्ट है वो तो प्रैक्टिकल है। ये एक अकेला थ्योरी का पार्ट आता है आपका। थोड़ी बहुत थ्योरी और भी आगे जाके आपको आएगी, बट यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको 5% का। ये एक आपसे डायरेक्टली एक सब्जेक्टिव के अंदर एक छोटा पोर्शन पूछा जा सकता है 7 मार्क्स का, या MCQ और अलग अलग ब्रेकअप करने के बाद में कुछ MCQ में पूछा जा सकता है, कुछ आपके प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब आप अपनी कॉस्टिंग की जर्नी के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग की जर्नी के अंदर कुछ टॉपिक्स पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके अंदर आता है आपका एक तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, यहां से ये हटा देता हूं एक बार को।
एक तो सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फोरकास्टिंग, बजटिंग, इसको क्या बोला जाता है अपन, बजट बोलते हैं, बजट। ये वाला पोर्शन हो गया बजट। और मार्जिनल कॉस्टिंग, ये पोर्शन आप यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अपना पढ़ चुके हैं। तो सर ये यहां क्या कर रहे हैं, तो ऐसा है जी, आपको वही टॉपिक्स यहां पे वापस पढ़ने हैं, कुछ कम नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही है। आपको एडवांस लेवल पे कुछ क्वेश्चंस और मिलेंगे इन टॉपिक्स को लेके, ठीक है। तो अब देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस 15%, अच्छा खासा वेटेज है, और आपका बजट भी 15% का आ रहा है, ठीक है। तो मेजर चंक तो एक ये है, एक मेजर चंक आपका ये 3 जो आपके चैप्टर्स हैं एक साथ, इनकी टोटल वेटेज है 30% की, ठीक है। सबसे जो लेंथी पार्ट है आपके इस कोर्स का, वो डिसीजन मेकिंग टूल्स, मार्जिनल कॉस्टिंग और उससे एसोसिएटेड चैप्टर्स जो हैं उनका है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि इसमें से 30% आएगा, इसमें से 30% आएगा, इसमें से 30% आएगा, ये अब इंस्टीट्यूट की चॉइस है। इन तीनों में से 30% पूछ सकता है, किसी भी एक को हटाने के बाद 2 में से 30% पूछ सकता है, और एक पर्टिकुलर टॉपिक से भी 30% पूछ सकता है। इसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग और एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ये दोनों आपने कॉस्टिंग के अंदर पढ़े हैं, बट जो भी पढ़ा था उससे एडवांस लेवल का आपको यहां पढ़ने को मिलेगा। तो सर क्या हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा? समझो ये कि मान लीजिए अगर आपकी किसी वजह से बुनियाद कमजोर रह जाए कॉस्टिंग के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, फर्स्ट ग्रुप के अंदर, तो आपको मौका मिलेगा वापस उसको अच्छे से कवर करने का यहां पे और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और फोरकास्टिंग वाले जो टॉपिक्स हैं, वो तो आपको जो पढ़ा है उसको एडवांस लेवल पे आगे पढ़ाएंगे, आगे आपका और जो है फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। देखिए भाई, इंटर जो है वो आपकी बेसिस है कि आपकी फाइनल की पढ़ाई किस तरीके की होगी, और फाइनल बेसिस होगा आपका किस तरीके का कि आप आगे जाके अपने फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करें। तो जो भी पढ़ें उसको सिंसियरिटी से पढ़ें, उसको महत्व देते हुए पढ़ें। तो ये आपके सामने सिचुएशन है जो आपके पास में पुराने सब्जेक्ट से आपके पास में आ रहा है, ठीक है। ये पोर्शन 30% सिर्फ अकेले मार्जिनल कॉस्टिंग का नहीं है, इन तीनों पार्ट्स का। इसमें एक आता है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग भी, ठीक है, एक ट्रांसफर प्राइसिंग का भी टॉपिक आता है। तो इन तीनों में से आपको कितने मिलते हैं? 30%। और देखते हैं, इसके अलावा आपको पढ़ने को मिलेगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से आगे का एक और कॉस्टिंग का तरीका जिसमें हम ओवरहेड्स को बांटते हैं, वो कहां पढ़ाया जाता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक टॉपिक है। इसके अलावा आप एक नया चीज पढ़ेंगे, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर। इसके अंदर भी कई सारे एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं, वो अपने को पढ़ने को मिलेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और डिसीजन थ्योरी, इन सब के अपने अपने अगर देखा जाए तो वेटेज हैं 5%, 10% और इधर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का 10%, ठीक है। तो ये भी अपने आप में, और यहां पे ये अकेला 10% का। और तो जो नया जोड़ा गया वो तकरीबन आपका ये 10%, ये 10%, ये 10% और ये 5%, आपका तकरीबन 35% का मार्क्स जो है नया जोड़ा गया है आपके सिलेबस में, सिलेबस एज पर सिलेबस 2022, ठीक है। तो सर हम क्या करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर? हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं एक तो आपका सिलेबस 2022, इसके अलावा जो पार्ट बच जाएगा सिलेबस 2022 के अंदर कवर करने के बाद, जो आपका सिलेबस 2016 वाला जो है उसके अंदर से जो भी मटेरियल बच जाएगा हम उसे भी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। आप सोचेंगे सर 2016 का तो बहुत पुराना है सिलेबस, पर माइंड यू आपका इंस्टीट्यूट चेक करता है, अगर आपने छोड़ रखा है पुराना वाला जो मटेरियल है वो उसी में से बना के क्वेश्चन आपको देगा, ताकि वो सोचे कि, ताकि बच्चा सोचे कि ये तो कहां से नया आ गया। नया नहीं है, इंस्टीट्यूट का ही जो मटेरियल है वही आपका ग्रंथ है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये बहुत अच्छे से डिजाइंड एक आपका मॉड्यूल भी है, अगर आप इसे गो थ्रू कर देते हैं अच्छी बारी, एक बारी, दो बारी, 3 बारी रिवीजन कर लेते हैं, तो ये जो आपका सिलेबस है आराम से हो जाएगा, और इसमें मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। समझ में आई बात? मैं करा के चलूंगा तो सब चीजें कवर होंगी आपकी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी नजर डालते हैं कि किस तरीके से ये जो आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, ये फर्दर किस तरीके से सब डिवाइडेड है। ये आपको एक पाई चार्ट दिया गया है इसी का ब्रेकअप, जिसमें मेजर चंक आपका सी का है, जो कि है आपका डिसीजन मेकिंग टूल्स 30%, ठीक है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, चलिए। आगे आपको फर्दर ब्रेकअप दे रखा है कि इन टॉपिक्स के अंदर फर्दर सब डिविजन्स या फर्दर टॉपिक्स किस तरीके के हैं,
उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए, कंटेंट्स एज पर सिलेबस, थोड़ी इस पर नजर डाल लें, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा हमें। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताया था मैंने आपको, ये थ्योरी पार्ट है, इसकी वेटेज 5% है आपकी, जिसके अंदर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल क्या होता है मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, इसके बारे में भी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं। चलिए, अब आया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखिए जी, अभी से पहले तक ओल्ड स्कूल में, पुराने जमाने में, मतलब मेरा ही कहना है, ओल्ड स्कूल में आपको एक पर्टिकुलर तरीके से ओवरहेड्स जो होते थे, आप लोग कॉस्टिंग पढ़े हुए हैं तो ओवरहेड्स, नहीं पढ़े हुए तो यहां पे आके समझ लेना कंसेप्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कुछ ऐसे इनडायरेक्ट खर्चे जो आपके प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, तो वो अगर आप प्रोडक्शन को डायरेक्टली आप चार्ज नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट पे, तो उसकी अब्जॉर्प्शन या उसे चार्ज कैसे करें इस प्रोडक्ट पे, इसके बारे में कुछ चर्चा थी। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में उसे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते थे, बट यहां पे थोड़ा एक व्यू चेंज हो जाता है, एक तरीका चेंज हो जाता है किस तरीके से आप कॉस्टिंग उसकी निकालेंगे। तो यहां पे उसको बोला जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इंडिविजुअली ओवरहेड्स जो हैं आपके, आपको कलेक्टिवली उनको एक साथ करने के बाद एक सिंगल रेट नहीं निकालनी, आपको इंडिविजुअली एक्टिविटी बेस करने के बाद में उनको बांटना होगा और इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स पे चार्ज करना होगा। ये जो आपका टॉपिक है ये उसी के बारे में डील करता है। यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम के बारे में बताएंगे, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में बताएंगे, इसमें स्टेप्स क्या होते हैं जो हमें लेने होते हैं, कॉस्ट पूल्स एंड कॉस्ट ड्राइवर्स का कंसेप्ट आता है जिसके बेस पे एबीसी कॉस्टिंग चलती है, मेरिट डीमेरिट, और उसके अलावा डिसीजन मेकिंग कैसे होगी और एक्टिविटी बेस्ड इंफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया डिसीजन मेकिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये आप कर चुके हैं कॉस्टिंग के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हो गया आपका, ब्रेक इवन निकालना, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसके चार्ट्स बनाना, मल्टीपल प्रोडक्ट का ब्रेक इवन एनालिसिस करना। ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब कौन सा ऐसा लेवल आएगा कि जब आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, बनाते बनाते वो इतना प्रॉफिट जनरेट कर ले कि आपकी सारी कॉस्ट रिकवर कर ले, आप ब्रेक इवन पे आ जाएं, ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो, और उससे ऊपर आप जो भी कमाएं वो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। इसका एनालिसिस कैसे होगा, इस लेवल को कैसे पाया जाएगा, उसके बारे में डिटेल यहां पे। फिर डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अभी मैंने नाम लिया था, ये ट्रेडिशनल में आया करता था अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो एडवांस एप्लीकेशन क्या होगी मार्जिनल कॉस्टिंग को इसके अगेंस्ट रखने की। इसके बाद जब आप ये सब चीजें सीख लेते हैं तो प्राइसिंग कैसे करेंगे, आप ये डिसीजन कैसे लेंगे कि मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है या बाहर से बाय करना है, मेक और बाय डिसीजंस। ठीक है, इसके अलावा कोई आप अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई ऑफर आता है, कोई ऑर्डर आता है, तो उसे एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, ये कैसे पता चलेगा, ये इन्हीं एप्लीकेशंस, ये मार्जिनल कॉस्टिंग जो आप सीखेंगे इसे अप्लाई करके सीखेंगे यहां पे। ठीक है, तो यहां पे ये टॉपिक्स हैं आपके पास। आगे बढ़ते हुए इसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्शन, ठीक है, इसको लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस भी कहते हैं, रिप्लेसमेंट डिसीजन, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव चॉइसेस, और ऐसे करते हुए कुछ टॉपिक्स आपके पास में और है। शट डाउन और कंटिन्यू, आपका कोई डिवीजन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, किस लेवल तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, क्या उसे शट डाउन करना चाहिए, उसी में आपकी भलाई है, या कंटिन्यू करना चाहिए, कौन बताएगा, ये वाला टॉपिक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूल 5 पहुंचते हैं। मॉड्यूल 5 में है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है जी, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जब एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को कुछ भी ट्रांसफर करता है तो वो डिवीजन इससे कुछ इंटरनली प्राइस चार्ज करता है, उस प्राइस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, अब इसी नाम का एक और टॉपिक आपके जो सीएमए फाइनल है उसके अंदर टैक्सेशन का जब पार्ट आता है वहां भी आप पढ़ते हो ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, बट वहां पे मुद्दा थोड़ा सा होता है दूसरा, वहां पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होती है। आप इंडिया में बैठे हो, कोई आपसे बाहर बैठा है, आप दोनों के बीच में रिलेशन है, आप एक दूसरे के बीच में अगर आदान प्रदान करते हैं तो कैसे टैक्स के इंप्लीकेशन आएंगे वो आते हैं, जो आपकी टैक्सेशन वाली ट्रांसफर प्राइस है वहां पे हम देखते हैं। इसको यहां नहीं समझना, यहां तो हम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ ट्रांसफर कर रहा है तो प्राइस क्या चार्ज करे,
प्राइस क्या चार्ज करे इसको कौन बताएगा, इसे बताएगा ये वाला टॉपिक। किस किस तरीके से हम ये ट्रांसफर प्राइस रख सकते हैं, क्या इसके मेथड्स होते हैं, क्या इसके बेसिस होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात होती है। मेथड्स एंड टेक्निक्स, डिविजनल परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बात, गोल कॉन्ग्रुएंस कि डिवीजन कंपनी के व्यू के साथ, कंपनी के गोल के साथ आगे बढ़े, इसके बारे में बात, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंटल आपका इंटर कंपनी ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस के बारे में थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन। चलिए, इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये आप जानते हैं साल के शुरुआत में कोई भी कंपनी अपने कुछ टारगेट सेट करती है, उन टारगेट्स को बोला जाता है स्टैंडर्ड। अब आप क्या वो स्टैंडर्ड्स अचीव कर पाए, इन केस ऑफ मटेरियल एंड लेबर, इन केस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, इन केस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स, आपने कुछ टारगेट्स सेट किए थे, क्या आप उससे ओवरशूट कर रहे हैं, क्या आप नीचे रह जा रहे हैं, तो उसको ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, हमें क्या करना चाहिए कि हम इन वेरिएंसेस को कवर करें, तो ये सब हम कहां पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है। आई होप सो आपने जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पोर्शन था उसमें ये पोर्शन करा हुआ है। उसी के एडवांस लेवल्स, ये सेल्स और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, कुछ पोर्शन वहां था, कुछ पोर्शन अब आप आगे यहां पढ़ने वाले। फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बजट्स होते हैं, वो आप बनाना सीखेंगे यहां पे। इसके अलावा डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, हम किसी डिवीजन की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करें, या अगर हम किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस कंपनी की परफॉर्मेंस को कैसे जज करें, इसके कई तरीके के मानक होते हैं। तो हम डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर में, इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स एक साथ समाहित हैं। इसकी जो वेटेज है अपने पास 10% की थी आउट ऑफ 128 मार्क्स, राइट, तो ये 13-14 नंबर का आपके पास में आएगा। इसके अंदर आपके पास कई सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इसका जो रिलेशन है वो एफएम वाले जो टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, वो थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड है। यहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा ड्यू पॉइंट एनालिसिस, एक तरह का एनालिसिस है एक कंपनी का, जिसके द्वारा ये देखा जाता है कि कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा डिविजन्स की परफॉर्मेंस मेजर करना, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और रेसिडुअल इनकम, इसे बोला जाता है आरआई, इसके बारे में बातचीत है। इसके अलावा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, एक तरह का मॉडल होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि आपके डिवीजन ने इकोनॉमिकली वैल्यू कितनी ऐड करी, इसके बारे में बात कहां होती है, ईवीए में। एक लर्निंग कर्व का एक इंडिविजुअल और एक टॉपिक आता है, लर्निंग कर्व, जिसके अंदर हम पता करते हैं कि अगर आप कोई नया चीज बना रहे हैं और उसके बाद रिपीटेडली उसे बनाते जाएं तो कैसे कैसे आपका टाइम कम होता जाएगा, इसके बारे में बात कहां होगी, लर्निंग कर्व में। बैलेंस स्कोर कार्ड, ये एक तरीका है नए तरीके से अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखने का, उसमें सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव नहीं, कुछ और बातें भी हम देखेंगे, तो इसके बारे में हम देखते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड में। एडवांस टॉपिक्स हैं, देखने में मजा आएगा आपको, काफी इंटरेस्टिंग इन्होंने जो है मॉड्यूल बनाया है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके फाइनल के सब्जेक्ट से भी है, ठीक है। तो इसमें अगर आपने स्ट्रेंथ हासिल करी तो आपको फाइनल का जो कोर्स है वो करने में इतना मुश्किल नहीं होगी, करेक्ट। आइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के बारे में बात होगी। प्रिपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, ये कैसे बनाते हैं ये यहां हम सीखेंगे। इसके अलावा आखिरी में आता है आपके पास में डिसीजन थ्योरी, जहां पे कई सारे आपके पास में टॉपिक्स हैं, जैसे डिसीजन ट्री है, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी है, रिस्क के अंदर है, सर्टेनिटी के अंदर है। ये आपके 3 पहलू हैं, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, रिस्क की सिचुएशन में आप डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे, उसके बारे में डिसीजन थ्योरी आपको बता के चलता है। डिसीजन 3, ये एक और उसका एडवांस लेवल है जो अपन इस पोर्शन में कवर करने वाले, ठीक है जी। तो ये आपकी कवरेज है, ये आपका कोर्स आपको पढ़ा के चलने वाला है। तो सर हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में, अच्छा सवाल है। हम लोग करना शुरू करेंगे आज से ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट। ट्रांसफर प्राइसिंग ये आपका मार्जिनल का एक पार्ट है और हम इसको कवर करते चलते हैं। नया कंसेप्ट है, बढ़िया कंसेप्ट है, दिमाग लगता है इसमें और डिटर्मिनेशन होती है कि आपको क्या प्राइस चार्ज करनी होगी एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन की तरफ। आइए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट विद द टॉपिक ट्रांसफर प्राइसिंग। हेडिंग डालेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अंदर आपके पास है ट्रांसफर प्राइसिंग का टॉपिक और इसका है आज अपना लेक्चर नंबर 1। नोट करेंगे।
चलिए हेडिंग डाली होगी आई गेस। चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हेडिंग डालिए मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। सर ट्रांसफर प्राइस होता क्या है? मैंने आपको इसके बारे में अभी बताया था ओवरव्यू देते हुए। आइए इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। उसके बाद जो भी हम लिखेंगे, जो भी हम समझेंगे उसको हम क्रिस्टलाइज करके कुछ लिख लेंगे, कुछ नोटिंग करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। ठीक है, एक्स लिमिटेड है एक कंपनी, और इस कंपनी के यहां दो डिवीजन्स हैं। ठीक है, दो डिवीजन्स हैं, डिवीजन ए और डिवीजन बी। डिवीजन ए और डिवीजन बी। नाउ डिवीजन ए भी कुछ प्रोडक्ट बनाता है, डिवीजन बी भी कुछ प्रोडक्ट बनाता है। अब सिचुएशन क्या है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसी कंपनी के अंदर ये दो डिवीजन्स काम करते हैं। अब डिवीजन ए कुछ प्रोडक्ट बनाता है, मान लीजिए उसका नाम है प्रोडक्ट पी। प्रोडक्ट पी बनाता है डिवीजन ए। नाउ डिवीजन ए का जो ये प्रोडक्ट पी है, इसकी आउटसाइड मार्केट के अंदर डिमांड है। क्या है? आउटसाइड मार्केट के अंदर एक डिमांड है। डिवीजन ए इसको बनाता है तो बाहर मार्केट के अंदर ये बिक जाता है एक सर्टेन अमाउंट पे। मान लीजिए ये मार्केट वालों से चार्ज करते हैं ₹100। जो भी खरीदने आता है प्रोडक्ट उसको ये चार्ज करते हैं ₹100। अगर ये ₹100 आउटसाइड मार्केट से चार्ज करते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पी, जो कौन बना रहा है? डिवीजन ए। ये आउटसाइड मार्केट में जब सेल करता है इस प्रोडक्ट पी को, तो मार्केट से पाता है कितने? ₹100। करेक्ट। चलिए अब सिचुएशन क्या? ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया, ये जो प्रोडक्ट डिवीजन ए ने बनाया, इसका सिर्फ आउटसाइड मार्केट के अंदर ही डिमांड नहीं है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि डिवीजन बी जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसे प्रोडक्ट पी एज अ क्या चाहिए होता है? उसे प्रोडक्ट पी चाहिए होता है एज अ इनपुट। उसे प्रोडक्ट पी चाहिए होता है एज अ इनपुट। ठीक है, डिवीजन बी भी एक प्रोडक्ट बनाता है, आगे बेचता है मार्केट के अंदर, और इसका नाम वो रखता है प्रोडक्ट पी 2025। ठीक है, इस नाम से ये एक प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग करके, फर्दर उसके अंदर कुछ नए एडिशंस करने के बाद में, उसमें कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद में इसको आउटसाइड मार्केट में बेचता है पी 2025 के नाम से। पर कैच क्या है? ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है इसके अंदर लगने वाला रॉ मटेरियल क्या है? डिवीजन ए के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट पी। दिखाई दे रहा है? ठीक है जी। अब डिवीजन ए डिवीजन बी को कहेगा, या डिवीजन बी इससे मांगेगा डिवीजन ए से कि जी मेरे को अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट पी बनाने के लिए 2025 मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए। तो आप ऐसा है, मुझे अपना प्रोडक्ट आप दो, प्रोडक्ट पी। कहते ठीक है। अब इसके पास में दो रास्ते, या तो इसको ये कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दे, है कि नहीं? मान लीजिए इसकी कुछ कॉस्ट आ रही होगी, इसकी कुछ कॉस्ट आ रही होगी। ठीक है, मान लीजिए 80 रुपए का इसका कॉस्ट थी, प्रॉफिट 20 रुपए का रखने के बाद, 20 रुपए का प्रॉफिट इस पे चार्ज करने के बाद
ये इसकी प्राइस आती है आउटसाइड मार्केट के लिए सेल करने के लिए ₹100। तो इसके पास ऑप्शन है कि ये इसको कॉस्ट पे आगे सेंड कर दे या इसको ये मार्केट प्राइस पे सेंड कर दे। ये इसके डिवीजन ए के विवेक पे डिपेंड करता है। डिवीजन ए जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस चाहता है उस पे डिपेंड करता है। हाल फिलहाल के लिए समझने की बात यह है, प्रोडक्ट डिवीजन बी को देने के लिए डिवीजन ए कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा। जो भी प्राइस डिवीजन ए चार्ज करेगा प्रोडक्ट पी देने के लिए डिवीजन बी को, उसे ही बोला जाता है क्या? ट्रांसफर प्राइस। इसे ही बोला जाता है क्या? ट्रांसफर प्राइस। मान लीजिए ये अगर 100 रुपए का था, तो ये इसे ट्रांसफर करने के लिए राजी हुआ एट ₹75। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन है। वेनेवर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवीजन ए, एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को किसी तरीके के गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करता है, तो उसके लिए कुछ अमाउंट चार्ज करता है। क्या करता है? उसके लिए कुछ अमाउंट चार्ज करता है। गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करता है इसको। सिर्फ अकेले, जैसे यहां तो अभी हम गुड्स की बात कर रहे हैं अपना डिस्कशन सिर्फ गुड्स तक सीमित नहीं है। अपना जो डिस्कशन है सिर्फ गुड्स तक सीमित नहीं है। ये सर्विस भी प्रोवाइड करा सकता है इसको। ये कुछ आगे अपना प्रोडक्ट बेचे जिसके लिए प्रोडक्ट पी अपना कुछ सर्विस बेचे, जो आउटसाइड मार्केट भी सेल कर सकता है वो। तो ऐसे किसी प्रोडक्ट को जब वो ट्रांसफर करता है दूसरे डिवीजन को, तो जो प्राइस चार्ज करता है उसे ही क्या कहते हैं? ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, तो आइए इस बात को लिख लेते हैं कि वेनेवर एक एंटिटी में 2 डिवीजन्स काम कर रहे हैं और एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को कोई गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करता है, तो उसके एवज में लिया जाने वाला पैसा, उसे क्या बोला जाता है? ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, चलिए इसको नोट करते हैं। लिखिए, whenever a division transfers goods or services to another division, क्या बोला? Whenever a division transfers goods or services to another division, अब ऐसा नहीं किसी और ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। Whenever a division transfers goods or services to another division of the same organization, the price charged by the transferor division from the transferee division is called a transfer price। ठीक है जी, एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, उसके एवज में चार्ज किया जाने वाला जो अमाउंट है उसे क्या बोला जाता है? ट्रांसफर प्राइस। सर आपकी बात तो समझ में आ गई, ठीक है, बट
आपने ये वाले वर्ड तो यूज ही नहीं किए थे अपने एक्सप्लेनेशन में, ट्रांसफरर डिवीजन और ट्रांसफरी डिवीजन। ये क्या होता है? ये आपने नई टर्मिनोलॉजी यूज करी, इसके बारे में बताओ। बिल्कुल बताते हैं जी। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारा जो केस था, डिवीजन ए डिवीजन बी, राइट। डिवीजन ए कुछ ट्रांसफर कर रहा है डिवीजन बी को, तो ट्रांसफर करने वाला कौन हुआ? डिवीजन ए। ट्रांसफर पाने वाला कौन हुआ? डिवीजन बी। तो इस डेफिनेशन के अनुसार अगर हम लिखें, एक है डिवीजन ए जो गुड्स या सर्विस ट्रांसफर करता है, दूसरी तरफ है डिवीजन बी जो इसका ट्रांसफर रिसीव करता है। ठीक है, तो डिवीजन ए क्या करता है? गुड्स या सर्विस ट्रांसफर करता है, गुड्स और सर्विस ट्रांसफर करता है। बदले में ये इस डिवीजन बी से कुछ पैसा रिसीव करता है। इस पैसे को हमने क्या बोला था? कंसिडरेशन। इन गुड्स या सर्विसेज को देने के लिए मिलने वाला पैसे को क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन, जिसका नाम हमने इस चैप्टर में रखा है ट्रांसफर प्राइस। गुड्स या सर्विस ट्रांसफर करने की वजह से जो भी पैसा रिसीव करेगा डिवीजन ए, उसे कहा गया था ट्रांसफर प्राइस। अब सिंपल भाषा में जो गुड्स और सर्विस ट्रांसफर करता है वो कौन होता है? ट्रांसफरर डिवीजन। ठीक है, जो ट्रांसफर करेगा वो ट्रांसफरर डिवीजन, और जो ट्रांसफर रिसीव करेगा, जो ट्रांसफर रिसीव करेगा उसे कहा जाएगा ट्रांसफरी डिवीजन। ऐसी टर्मिनोलॉजी आपने पहले भी पढ़ी हुई है, ट्रांसफर ओआर, ट्रांसफरी ई, ट्रांसफर करने वाला आरओआर, ट्रांसफर लेने वाला ट्रांसफरी। आपने पेयर पेई पढ़ा है, लेसर लेसी पढ़ा है, उसी डायरेक्शन में इस तरीके का आपका ये केस है। क्लियर? देख पा रहे हो? चलिए, तो ये आपका केस हुआ ट्रांसफर प्राइस का। चलिए, अब सर ये बताइए कि हमारे को जरूरत क्या है ट्रांसफर प्राइस निकालने की? ये हम इतनी माथापच्ची कर रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है आउटसाइड मार्केट में, अंदर भी सेलिंग प्राइस पे बेच दे, क्या दिक्कत हो जाएगी? जैसा बाहर बेच रहा है उसी प्राइस पे अंदर भी बेच दे, हमारा टेंशन खत्म, है ना? या जो इसकी कॉस्ट पड़ रही थी 80, उस पे बेच देता, उस पे बेच देता डिवीजन बी को, कोई प्रॉफिट कमाने की जरूरत क्या आन पड़ रही है ना? तो इसके बारे में बात की गई। लिखते हैं इसके ऑब्जेक्ट के बारे में। हमें ट्रांसफर प्राइस निकालने की आखिर में रिक्वायरमेंट क्या है, इसको एक बार आप नोट कीजिए। आइए बोर्ड पे चलते हैं, हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्ट टू फाइंड आउट ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, ट्रांसफर प्राइस हम आखिरी में ढूंढ क्यों रहे हैं, ये एक वैलिड सवाल है। ठीक है जी, इसमें लिखेंगे हम 2 पॉइंट्स। सबसे पहला, टू नो परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस या दूसरी भाषा में बोला जाए दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। परफॉर्मेंस या प्रॉफिटेबिलिटी एक डिवीजन की जानने के लिए, ऑफ ईच डिवीजन, appropriate
ट्रांसफर प्राइस needs to be determined. ठीक है, पहले एक बार बातों को नोट करेंगे, उसके बाद इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया, ठीक है। थोड़ी सी जगह छोड़िए, यहां पे अपन एग्जाम्पल की बात करेंगे। इसी के बाद इसी से रिलेटेड चीज, पॉइंट नंबर 2, समटाइम्स incentives or performance bonus incentives or performance bonus of the managers of the division are based on the performance of their division. Division. Performance, in other words, क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी। दैट इज, लिख लीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो टू डिटरमाइन accurate compensation to be paid अपने मैनेजर को डिविजन्स मैनेजर we need to find out accurate transfer price. ठीक है जी, ये आपका सेकंड पॉइंट। आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। मैंने आपको लिखाया कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है ट्रांसफर प्राइस ढूंढने का। पहला आपको लिखाया टू नो द परफॉर्मेंस या प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिवीजन, हमें अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस ढूंढनी पड़ती है। सर परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में क्या बात कर रहे हो आप? ईच डिवीजन के बारे में समझ में नहीं आया। जी बच्चों समझाता हूं। मान लीजिए ये आपका डिवीजन ए है, ये डिवीजन बी है, और वही सिचुएशन है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिवीजन ए डिवीजन बी को कुछ ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब अगर डिवीजन ए मान लीजिए इसका सेलिंग प्राइस कितने का है? 100 रुपीज का। इसकी कॉस्ट आती है 80 रुपीज की, और ये प्रॉफिट चार्ज करता है ₹20 का। तो आप मुझसे कहें सर ये इसको ट्रांसफर कर रहा है, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये इसको कॉस्ट पे ही ट्रांसफर कर दे। 80 रुपए की जो कॉस्ट है, कॉस्ट पे ही ट्रांसफर कर दे डिवीजन बी को। डिवीजन बी इसको 80 रुपए पे करे, बोले भाई तेरे बनाने का जो खर्चा है वो तुम लो और उसके बाद मुझे अपना प्रोडक्ट दे दो। तो मुझे ये बताओ, डिवीजन ए की परफॉर्मेंस सफर नहीं करेगी क्या? बिल्कुल करेगी। भाई सर आप ये सोचो, इसकी कुछ कैपेसिटी है बनाने की। मान लो ये 10,000 यूनिट बना पाता है, 10,000 यूनिट, और मार्केट के अंदर हर यूनिट को 20 रुपए के प्रॉफिट पे बेच लेता है,
राइट, 20 रुपए के प्रॉफिट पे बेच लेता है। अब आप मुझसे कहो सर, एक रिक्वेजिशन आई है डिवीजन बी की तरफ से, एक डिमांड आई है डिवीजन बी की तरफ से, इसे प्रोडक्ट पी चाहिए, जो हमारा एग्जांपल चल रहा था, और ये इसे कॉस्ट पे मांग रहा है। कहता है अच्छा चलो विचार करते हैं। ये मांग रहा है आपसे 3000 यूनिट्स। अब सोचो, इसका तो प्रॉफिट गिर गया। ये आउटसाइड मार्केट में कितने का बेच रहा था? 100 रुपए का, ठीक है। प्रॉफिट चार्ज कर रहा था 20 रुपए का। 10,000 की इसकी यूनिट की कैपेसिटी थी, 10,000 यूनिट ये बना सकता था। तो पहले क्या होता था, 20 रुपए हर 10,000 यूनिट के ऊपर ये चार्ज कर लेता था और अपना एक प्रॉफिट बनाता था। अब एक बात बताओ, अगर इसको मजबूर किया जाए, मान लो इनकी आपस में बातचीत हो, या ऊपर मैनेजमेंट से इसके ऊपर प्रेशर आने लगे डिवीजन ए पे कि आप इसको कॉस्ट पे ट्रांसफर कीजिए, एट कॉस्ट, तो ये होगा कितना? ₹80 के ऊपर इसको भेजना पड़ेगा। तो जितने का बनाया उतने का इसको भेज दिया। ये अपनी मेहनत क्यों करे? इन 3000 यूनिट्स के लिए ये अपनी मेहनत क्यों करे 80 रुपए की? जितने का बना रहा है उतना ही इसको सेंड कर रहा है, इसे क्या फायदा? दूसरी तरफ से सोचा जाए तो डिवीजन ए की तो परफॉर्मेंस गिर गई। ये पहले 10,000 यूनिट आउटसाइड मार्केट में बेच लेता था और कितना प्रॉफिट कमाता था? 20 रुपए का। अब ये जो काम है ये सिर्फ अब 7,000 यूनिट पे कर पाएगा। 3,000 इसको जब देने पड़ेंगे एट कॉस्ट, तो प्रॉफिट क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इस वजह से इस डिवीजन ए की परफॉर्मेंस डाउन जाने लगेगी। आप खुद सोचिए, जब सामने वाला अपनी परफॉर्मेंस बनाने की कोशिश करे, प्रॉफिट कमाने की कोशिश करे और उसके हाथ बांध दिए जाएं कि आप कॉस्ट पे इसको सामने वाले को ट्रांसफर करो, तो क्या उसका उतना मन लगेगा काम करने का? उसे ये 20 रुपए का प्रॉफिट उन 3,000 यूनिट्स पे तो दिख ही नहीं रहा, राइट? तो ये हतोत्साहित होगा, ये डिस्करेज होगा कि ये 3,000 यूनिट्स को ये भेजे। आगे की और बात सुनो, ऐसा भी हो सकता है ये बोले यार मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही अरेंजमेंट, 10,000 यूनिट में पहले करा करता था, अब मुझे 7,000 पे ही प्रॉफिट कमाना पड़ता है, तो क्या करें? किसी तरीके से ये अरेंजमेंट टूटे। कंपनी तो चाह रही है सस्ते से सस्ते में एट कॉस्ट मिल जाए इसे सामान, और डिवीजन बी अपना प्रोडक्ट बढ़िया से बना के बेच ले। ये क्या बना रहा था? ये बना रहा था क्या? प्रोडक्ट पी 2025 बना रहा था, ये ऐसे बना रहा था ना। तो इसको सस्ते में पी मिल जाए, सस्ते में पी मिल जाए इसको, और ये अपना सामान आगे मार्केट में अच्छे से बेच ले, तो यहां तो कॉस्ट कटिंग की कोशिश हो रही है। पर डिवीजन ए के मोराल का क्या? परफॉर्मेंस इसकी गिर गई। पहले ये 10,000 पे प्रॉफिट कमाता था, अब ये 7,000 पे प्रॉफिट कमाने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो हो सकता है ये चाहे कि ये डिवीजन जो है, ये वाला जो अरेंजमेंट है ये टूटे, ये अपने इन 3,000 यूनिट्स की क्वालिटी डाउन करना शुरू कर दे जबरदस्ती, ताकि किसी तरीके से ये मुझसे मांगे ही ना। आगे जाके इनको लॉस हो तो इनको अपने आप समझ में आएगा भाई अच्छी क्वालिटी का सामान डिवीजन ने दे ही नहीं रहा है, तो मैं आउटसाइड मार्केट से ही खरीद लाता हूं। इससे होगा दोहरा नुकसान। क्या? ये भी महंगा खरीद के लाएगा, और जो ये कॉस्ट में लेके आ रहा था इसको वापस ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझ में आई बात? सही डिवीजन्स की परफॉर्मेंस अच्छे से ना निकल पाने की वजह से, सही प्रॉफिटेबिलिटी ना निकलवाने की वजह से यहां इतना सारा गड़बड़ झाला होना शुरू हो रहा है। समझ में आई बात? तो परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करें? अगर 10,000 यूनिट पे वो 20 रुपए का प्रॉफिट कमाता था, तो अब 7,000 पे इसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करूं? ऑब्वियसली 30% इसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। समझ में आई बात? तो इसलिए इसको एक हेल्दी प्रॉफिट ऐसा निकाल के रखना चाहिए, ऐसा रखना पड़ेगा ताकि इसे भी नुकसान ना हो, 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 इसकी भी परफॉर्मेंस डाउन ना हो, इसकी भी परफॉर्मेंस डाउन ना हो। ऐसा कोई प्राइस पे पहुंचना पड़ेगा हमें, और वो कहां से पहुंचा जाएगा? बाया ट्रांसफर प्राइस। एक एक्यूरेट प्राइस ढूंढनी पड़ेगी जो किसी की परफॉर्मेंस या प्रॉफिटेबिलिटी को गिरने ना दे। समझ में आई बात? रिवर्स तरीके से सोचते हैं इसे। आइए ये सब हटा देते हैं। अभी भी इसको डिवीजन ए को डिवीजन बी को कितने यूनिट्स देने हैं? 3,000 यूनिट्स। बट ऐसा करते हैं, प्राइस चेंज करते हैं। अगर सही ट्रांसफर प्राइस नहीं ढूंढी जाए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं,
बात का गहराई समझो, बात की गहराई समझो। पहले तो इसको कितने पे दे रहा था, ये 180 रुपए पे इसको बाध्य किया जा रहा था डिवीजन ए को, डिवीजन बी को कॉस्ट पे दे 80 रुपए पे। सेलिंग प्राइस मार्केट में क्या है, 100 रुपए। मैं एक दूसरी सिचुएशन के बारे में अपन बात करते हैं। मान लीजिए एक तो केस देख लिया कि डिवीजन ए इसको सस्ते में बेचे, तो क्या होगा, अब इसका नुकसान हो गया है ना। मान लीजिए ये कौन सा एग्जांपल कर रहे थे हम, डिवीजन ए डिवीजन बी, कि कौन सी कंपनी के अंदर आ रहे थे, एक्स लिमिटेड, ठीक है। मान लीजिए एक्स लिमिटेड का जो मैनेजर है वो डिवीजन ए का दोस्त निकले, डिवीजन ए के मैनेजर का दोस्त निकले। एक्स लिमिटेड का जो मैनेजमेंट के अंदर होगा, एक कोई मैनेजमेंट का आदमी वो डिवीजन ए के मैनेजर का दोस्त हो, ठीक है। इन दोनों में बातचीत हो अच्छी खासी, तो ये बोले ऐसा करते हैं, कोई ट्रांसफर प्राइस डिसाइडेड तो है नहीं, तो ऐसा करते हैं, मैं ऊपर एक्स लिमिटेड के मैनेजमेंट से एक दबाव डलवाता हूं, किस पे, डिवीजन बी पे, कि ये जो तुम्हारा 100 रुपए का जो माल है जो ये आगे ले रहा है अपने पास एज अ रॉ मटेरियल, इसको इंक्रीज प्राइस पे ये खरीदे। फर्ज करते हैं इसके लिए ट्रांसफर प्राइस रखी जाए जबरदस्ती की ₹150 की। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक्स लिमिटेड का मैनेजर जो डिवीजन ए के मैनेजर का दोस्त है वो इसका फायदा कराना चाहता है। इससे अभी मैं सेकंड पॉइंट भी कनेक्ट करूंगा, ठीक है। एक्स लिमिटेड का मैनेजर डिवीजन बी को बोले मैंडेट करे, क्या करे, मैंडेट मतलब बाध्य करे कि भाई तुम ना तो आउटसाइड मार्केट से खरीदोगे और इंटरनली ही आपको डिवीजन ए से ये प्रोडक्ट बी खरीदना पड़ेगा, बट इसकी सेलिंग प्राइस पे नहीं, ना तो इसकी कॉस्ट प्राइस पे ना इसकी सेलिंग प्राइस पे, हम एक प्राइस डिसाइड करके दे रहे हैं और वो कौन सी है, 150 रुपए। ये इसकी आउटसाइड मार्केट की सेलिंग प्राइस से भी ऊपर है और ये बोला जाए डिवीजन बी को कि भाई तुम्हें खरीदना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अब नॉर्मली 7,000 पे तो ये 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा था डिवीजन ए, पर जो ये 3,000 का ये बेचेगा, 3,000 का बेचेगा, उस पे कितने प्रॉफिट कमाएगा, 150 और 80 माइनस करो 70। अब नॉर्मली प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। एक्स लिमिटेड अपने दोस्त को जो डिवीजन ए का मैनेजर है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, इस डिवीजन के प्रॉफिट को बढ़ाने के बाद इसको बाध्य कर रहा है कि आप एक 150 रुपए पे चार्ज करो और इसको खरीदना पड़ेगा। अब ये क्योंकि कंपनी का माल बना के बाहर बेच रहा है तो ये मजबूर है ये खरीदने के लिए। तो क्या आप मुझे बताओ इसकी परफॉर्मेंस नीचे नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। भाई एक बात बताओ, आउटसाइड मार्केट में ये जो प्रोडक्ट पी की हमने बात की थी, इस प्रोडक्ट पी की, ये आउटसाइड मार्केट में तो कितने का मिल पा रहा है, 100 का, इसी के आसपास के रेट पे अपने को मिल जाएगा। पर इसे बात कर दिया गया कि आउटसाइड मार्केट से तो लेना नहीं, इंटरनली लो, वो भी एक्स्ट्रा प्राइस पे। तो ये जो अपना प्रोसेस करेगा, जो भी इसको अपना रॉ मटेरियल चाहिएगा, ये तो महंगा मिल रहा है, कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गई, आर्टिफिशियली इंक्रीज हुई। आर्टिफिशियली इंक्रीज होने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगेगी और ये अब नॉर्मली प्रॉफिट करने लगेगा। ये तो इनफैक्ट ये और चाहेगा कि ये 10,000 में से भी यूनिट्स खींच के इसको इंटरनली ट्रांसफर कर देता हूं, ज्यादा प्राइस पे लगा दूंगा। तो आप समझ रहे हो, एक करेक्ट और एक्यूरेट अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ना इसका नुकसान हो ना इसका नुकसान हो। और इस तरह की मिली भगत से आप ये सोचो पूरी कंपनी भी तो डूब रही है, कंपनी एज अ होल। इंडिविजुअल डिवीजन ए का क्या, इंडिविजुअली डिवीजन बी का क्या, कोई प्रॉफिट कर रहा है कोई लॉस कर रहा है, पर फाइनली तो जो सेट ऑफ है वो कंपनी को लग रहा होगा। अगर ये अबनॉर्मली ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो कंपनी को उससे क्या फायदा। तो एक अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस की हमें यहां रिक्वायरमेंट होती है, अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस, जो ना डिवीजन ए की परफॉर्मेंस को नीचे गिराए ना डिवीजन बी की परफॉर्मेंस को नीचे गिराए। अब आपको समझ में आई हमारा ऑब्जेक्ट ट्रांसफर प्राइस निकालने का। दोनों ही केसेस आपको समझा दिए, एक बार ये नुकसान में जा रहा था, दूसरी बार डिवीजन बी नुकसान में जा रहा था, ठीक है।
अब इसी पॉइंट से मैं कह रहा था आपको दूसरे पार्ट को जोड़ना था। पढ़ो क्या लिखा है। समटाइम्स इंसेंटिव्स और परफॉर्मेंस बोनस, क्या इंसेंटिव्स या परफॉर्मेंस बोनस, ये डिपेंड करते हैं ऑफ द मैनेजर्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर डिवीजन। वाह भाई, चलो अब समझो। मैंने आपको क्या बताया था, एक्स लिमिटेड का जो हेड था वो डिवीजन ए के मैनेजर का दोस्त। इसका इंसेंटिव, डिवीजन ए का इंसेंटिव, डिवीजन ए के मैनेजर का इंसेंटिव डिपेंड कर रहा है इसकी परफॉर्मेंस पे। तो अगर ये आर्टिफिशियली इससे 150 रुपए चार्ज करके ले तो क्या होगा, ये इसका डिवीजन अब नॉर्मली प्रॉफिट जनरेट करने लगेगा। करेक्ट, अब नॉर्मली प्रॉफिट जनरेट करने लगेगा और उसका इंसेंटिव और परफॉर्मेंस बोनस बढ़ा हुआ मिलेगा इसे। मान लीजिए जो ये आर्टिफिशियल प्रॉफिट कमा रहा था 150 के ऊपर, 80 के ऊपर 150, उसका 2%, उसका 2% इसे मिलने लगे क्या, एज अ परफॉर्मेंस बोनस। ये जो एडिशनल प्रॉफिट करे इसका 2% डिवीजन ए के मैनेजर की जेब में। तो ये कोशिश करेगा भाई, ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये डिवीजन बी को किसी तरह से फायदा हो, मेरा फायदा हो, मैं ही अपने बारे में सोचूं। सेल्फिश हो जाएगा, कंपनी के गोल्स के बारे में नहीं सोचेगा कि कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है, डिवीजन ए डिवीजन बी मिलके कैसे काम करें साथ में। सिर्फ अपने परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर इसका ध्यान रहेगा, कैसे मेरी सैलरी बढ़ जाए, कैसे मेरा जो इंप्रेशन है वो इंक्रीज हो जाए कि मैं तो अपने डिवीजन को बहुत प्रॉफिटेबल करके रखा हूं, आप जो है डिवीजन बी के बारे में देख लो। उस बेचारे की चाहे नौकरी चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उस इंक्रीज प्रॉफिट का 2% इंसेंटिव खाए, एक बड़ा हुआ और आर्टिफिशियल प्रॉफिट या इंसेंटिव खाने की कोशिश करे। समटाइम्स इंसेंटिव्स और परफॉर्मेंस बोनस ऑफ द मैनेजर ऑफ द डिवीजन, कौन सा मैनेजर, डिवीजन ए का, इसका इंसेंटिव बेस होगा इसकी परफॉर्मेंस पे, परफॉर्मेंस ऑफ देयर ओन डिवीजन, डिवीजन ए की परफॉर्मेंस पे इसका मेजरमेंट किया जाएगा इसके इंसेंटिव का। टू डिटरमाइन एक्यूरेट कंपेंसेशन, भाई सही क्या इसको पैसा दिया जाए, क्या ये अपनी मेहनत का डिजर्व करता है, क्या इसको इंसेंटिव परफॉर्मेंस के हिसाब से दी जानी चाहिए, ये जो प्रॉफिट कमा रहा है सही है या नहीं है, इसको एक्यूरेटली करेक्ट कैसे किया जाएगा, उसकी सारी धुरी किस पे घूम रही है, ट्रांसफर प्राइस पे। अगर ये सही अमाउंट चार्ज किया जाए तो ये अबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा ही नहीं। अगर वो कमाएगा नहीं तो इसके जो इंसेंटिव हैं या इसको जो मिलने वाला कॉम्पनसेशन है वो बाय डिफॉल्ट सही अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो टू डिटरमाइन एक्यूरेट कंपनसेशन टू बी पेड टू डिवीजन मैनेजर, डिवीजन मैनेजर को एक्यूरेट कंपनसेशन पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर प्राइस सही निकालना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड आउट एक्यूरेट ट्रांसफर प्राइस। समझ में आई बात? तो देखिए एक जरा सी बात जो है वो कितनी जगह इफेक्ट कर रही है ना। ट्रांसफर प्राइस अगर हम सही ना निकाले, अगर हम कॉस्ट पे ही जाने दें, इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी, इनकी आपस में जो कंपेटिटिवनेस है वो खत्म होने लगेगी, इनकी शायद क्वालिटी गिरने लगे, ये शायद अपना मोराल खो दे, ये इसके अंदर क्वालिटी के अंदर इश्यूज आने लगे, इसका डिवीजन आपस में ये लोग गलत और आर्टिफिशियली अपने प्रॉफिट को बढ़ाने लगे, अपना इंसेंटिव बढ़ाने की कोशिश करने लगे, सिर्फ एक अगर ट्रांसफर प्राइस गलत आपकी निकलने लगे तो। समझ में आई बात? तो अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस निकालना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं डिस्कशन, हमने काफी इन डेप्थ इसके बारे में बात करी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे आगे के टॉपिक्स कि किस तरीके से हम किस किस केसेस में अलग अलग तरीके से ट्रांसफर प्राइस निकालते हैं। तो अगली क्लास के अंदर अपनी मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप पढ़िए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, रिवाइज करके आइएगा जरूर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।